नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लंबे समय से वो कैंसर से पीड़ित थे। सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर ये जानकारी उन्होंने दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, जिनका दुखद निधन हो गया है। एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। 72 साल उनकी उम्र थी। कैंसर से वो जूझ रहे थे और इस खबर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर परमेंद्र मोहन जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ा है। परमेंद्र जी, इस वक्त ये बड़ी और दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है, सुशील मोदी जी का निधन हो गया है। हाँ श्रवण, सुशील मोदी पिछले 3-4 महीने से बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और जब एम्स में उनका इलाज चल रहा था तो पिछले 3 अप्रैल को ही उन्होंने लेटर लिख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा था कि मैं इस बार बिहार में चुनाव प्रचार में का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। तो तभी ये समझ में आ गया था लोगों को कि अब जो है उनकी बीमारी वो सीरियस हो चुकी है और उनकी इस स्थिति में नहीं है कि वो सक्रिय रह सके। और आज ये खबर आई कि उन्होंने आखिरी सांसें ली दिल्ली एम्स में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, जबकि बिहार में 7 चरणों में चुनाव है, चुनाव चल रहा है, ऐसे समय में सुशील मोदी का गुजर जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है। जी, चुनाव के समय में निश्चित रूप से परमेंद्र जी उनका जाना एक दुखद है। दूसरा, हम वहां की राजनीति पर बात करें तो किस तरह का असर, क्या असर पड़ सकता है? श्रवण, ऐसा है कि सुशील मोदी उन नेताओं में हैं जो बिहार की राजनीति की नब्ज अच्छी तरह से समझते हैं। आप देखिए कि सुशील मोदी जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। जेपी आंदोलन से निकले हुए जो भी नेता थे, जिसमें रामविलास पासवान हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, अब सुशील मोदी हो, तो ये जो भी नेता थे उनकी एक समझ, जो बिहार को लेकर के जो एक समझ थी, वो बहुत ही ज्यादा विकसित थी। इनसे बिहार के लोग कनेक्ट करते थे। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में थी और आज जिस स्थिति में है, उसमें सुशील मोदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनकी एक स्वीकार्यता भी रही है बिहार की जनता में। आप देखिए कि पटना सेंट्रल से ये विधायक रहे, भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत करके ये लोकसभा सांसद भी बने, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में बने। 11 साल तक बिहार में वो डिप्टी सीएम रहे और इस दौरान वो लगातार वित्त मंत्री बने रहे। तो आप जो अभी जीएसटी कमेटी, जो सेंट्रल जीएसटी कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई, उसके भी वो मेंबर रहे हैं। तो सुशील मोदी एक गहरी राजनीतिक समझ रखने वाले एक ऐसे नेता थे जिनकी कमी बीजेपी को लंबे समय तक महसूस होती रहेगी और वो संगठन के दायित्वों में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। राज्यसभा के तो अभी तक सांसद वो थे ही। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपना एक आधार स्तंभ खो दिया है। निश्चित रूप से अपना एक आधार स्तंभ यहाँ पर बीजेपी ने अपना खो दिया है। बहुत शुक्रिया परमेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना इलाके में पुलिस की रेड के बाद गायब हुए रुपयों से भरे 6 बैगों को पुलिस ने बैरागढ़ से बरामद कर लिया। जोन 1 की डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 9 मई को अशोका गार्डन पुलिस ने पंतनगर में दबिश देकर 31,58,000 रुपए की रिकवरी की थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए थे। खत्री फैमिली की ओर से कुछ पैसा बैग में भरकर वहां से मूव किया गया। सीसीटीवी फुटेज को डेवलप किया गया, साथ ही फैमिली से पूछताछ हुई, जिसके बाद पुलिस ने करीब 41 लाख रुपए बैरागढ़ में
गुलाब नाम के शख्स के घर से बरामद किया। यह शख्स कैलाश खत्री के रिश्तेदार है। डीसीपी ने बताया कि मामले में गंभीर लापरवाही पाई गई थी। कोई भी गार्ड वहां पर तैनात नहीं था, जिससे उन्हें 1 से 1.5 घंटा मिल गया और उन्होंने 6 बैग वहां से मूव कर दिए। जांच के बाद पुलिस ने 40 से 41 लाख रुपए की रिकवरी की, जिसके बाद से रिकवर की गई रकम 71 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। इस केस पर पुलिस हवाला के एंगल से भी जांच कर रही। कैलाश खत्री निवास करते हैं, जिनके घर पे अशोका गार्डन के स्टाफ के द्वारा दबिश दी गई थी और जो भी सीसीटीवी फुटेज थे उनको एनालाइज किया, जिसमें यह समझ में आया कि खत्री फैमिली के द्वारा कुछ 5 से 6 बैग्स वहां से घर से मूव किए गए हैं। फाइनली बैरागढ़ में गुलाब मेघानी रहते हैं, ओल्ड बैरागढ़ में, उनके घर से फाइनली उस अमाउंट की जब्ती हुई है, जिसमें 40 लाख रुपए की जब्ती हुई है फाइनली। जबलपुर के जिस रजा कबाड़ गोदाम में भीषण ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हुई थी, उसी कबाड़ गोदाम में 2 और जिंदा सैन्य बम मिले हैं। जो बम मिले हैं उन्हें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के सेना के लिए बनाया था। जबलपुर पुलिस ने इन जिंदा बमों को सुरक्षित डिस्पोजल के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के सुपुर्द कर दिया है। मामले में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से कबाड़ खरीदने वाले ठेकेदार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कबाड़ गोदाम का संचालक शमीम कबाड़ी अब तक फरार है। को घटना घटित हुई थी थाना आधार ताल के अंतर्गत। उस विवेचना में जो है अभी तक जैसा आप जान ही रहे हैं 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं। विवेचनाओं में काफ़ी तथ्य जो है वो स्पष्ट हुए हैं। सस्पेक्ट कर रहे थे कि वो एक्टिव हो सकते हैं। उसमें खमरिया सीओडी की टीम जो है वो आज आई है, उन्होंने एक्टिव शोल को ले गई है, तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय करेगी। और जो आरोपी शमीम है, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास जो है पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। खबर सारंगगढ़ से, जहां 2 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी मामले में फरार चल रहे आरोपी को लेकर पुलिस की मुश्किलें कम नहीं हो रही, जिसके बाद पुलिस ने अब आरोपी शिवा साहू पर 5,000 के नाम घोषित किया। दरअसल 2 लोगों ने सरसीवा थाने में मुख्य आरोपी और उसके साथियों पर पैसे डबल करने के नाम पर 2 करोड़ 26 लाख की ठगी का केस दर्ज कराया था। पता चला कि शिवा साहू 30% 36% इंटरेस्ट दे करके पैसा हर महीने 30 दिन में देता है करके, तो मैं भी वही पैसे के लालच में आकर के वहां जमा कर दिया अपना 26 लाख रुपए। और 3 महीने हो गए, मुझे 1 भी रुपया नहीं मिला था। मुझे पता चला कहीं जाके कहीं ना कहीं मैं ठगी के शिकार हो गया हूँ, इसलिए अभी आज अपने थाना सरसुआ में आकर के तैयार करवाया। को पुलिस विभाग की तरफ से इतना कहता हूँ, ऐसा कोई भी अग ठग होगा पाताल से निकालेंगे साहब, पाताल से, चिंता मत करिए आप। रायकोना के शिवा साहू और उनके टीम के सदस्यों द्वारा धोखाधड़ी किया गया था, जिसमें इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 8 जो फरार आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है प्रत्येक के खिलाफ 5-5 हजार रुपए का पृथक इनाम घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी चुनावी घमासान आज पूरी तरह थम गया। मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर वोट डाले गए। वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। छिटपुट हिंसक घटनाओं के बीच मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदान के दौरान इसके कई दिलचस्प रंग भी देखने को मिले, आप भी देखिए। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी चुनावी घमासान पर विराम लग गया। वोटर्स ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाई। सुबह से मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गईं। चुनाव आयोग ने वोटर्स की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए। कहीं पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए तो कहीं वोटर्स ने इसके उत्सव का रूप दे दिया। खरगोन में बैंड बाजे के साथ रामधुन गाते हुए लोग वोटिंग करने पहुंचे हैं। धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, इसलिए बहुत ही आनंदित है और ऐसा लगता है कि कुदरत भी लोकतंत्र और देश के विकास में सहभागिता बना रहा है। तो आज वो मतदान करने आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मतदान और ये चुनाव देश के लिए है, देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए है और सबने मतदान करना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घर से वोट डालने की सुविधा लेने की जगह खुद मतदान केंद्र तक पहुंचे। देवास में बुजुर्ग महिला व्हील चेयर के सहारे वोट डालने पहुंची और युवाओं के लिए मिसाल पेश की। मतदान के दौरान विवाद की स्थितियां भी बनी। देवास में मुस्लिम महिलाओं की पहचान के बिना उन्हें वोट डालने देने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। इस पर तहसीलदार सपना शर्मा ने पंचनामा बनाकर पीठासीन अधिकारी को तत्काल बदलने का एक्शन लिया।
हमारा यह कहना है कि निर्वाचन आयोग फोटो आईडी इसीलिए मंगवाता है कि फोटो देख करके उससे चेहरे का मिलान करके फिर मतदान हो सके। पार्शलिटी चल रही है, इसकी हमने अंदर व्यवस्था कर रखी, पर अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार से इन्होंने मना कर दिया गया कि नहीं, ना हम बुर्का उठवाएंगे ना आप किसी को देखने की। इस पर अभी हमने आपत्ति उठाई और प्रशासनिक टीम यहाँ पर आ रही है। पहचान को तो हमको देखना ही पड़ेगा कि कौन व्यक्ति वोट डाल रहा है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी को हम लोग निर्देशित भी करते हैं। हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इसीलिए बिठाते हैं जिससे वो, क्योंकि लोकल होती हैं तो वो सभी को जानती हैं। उधर उज्जैन में कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार बूथ क्रमांक 37 पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने बीएलओ पर बीजेपी को वोट देने की अपील करने के आरोप लगाए। वहीं महू के 84 नंबर बूथ पर ईवीएम में खराबी के चलते मतदान प्रभावित हुआ। वोटर परेशान हुए और कांग्रेसियों ने इसे लेकर हंगामा किया। करीब आधे घंटे बाद ईवीएम को बदला गया। देश को अंदर अपना मताधिकार का प्रयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए और इससे ये इतना बड़ा महापर्व हो रहा है और अपने प्रशासन, मीडिया, ये सब जने खड़े हैं और अपन मतदान करने नहीं आना, इससे वो होता है। सब मतदान करना जरूरी है। मतदान के दौरान कई दिलचस्प रंग भी दिखे। खंडवा के एक मतदान केंद्र पर नवविवाहित जोड़ा वोट डालने पहुंचा। निकाह के बाद मुस्लिम जोड़े ने वोट डाला। कुछ ऐसी तस्वीर धार में दिखी। कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के कलमी गांव में शादी से पहले दुल्हन ने वोटिंग की। वहीं इंदौर में वोटिंग के दौरान एक मार्मिक तस्वीर भी दिखी। इंदौर के अमित सिकरवाल को अपने पिता की अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाना था, लेकिन उसके पहले उन्होंने मतदान किया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान पूरा हो चुका है। लोकसभा चुनाव में अभी 3 और चरण बचे, जिन पर दोनों प्रदेश के लोगों की नजरें। साथ ही अब लोगों को 4 जून का बेसब्री से इंतजार है। अब ये उसी दिन साफ होगा कि प्रदेश और देश की जनता ने देश की बागडोर किस पार्टी या गठबंधन के हाथों में सौंपी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के वोटिंग के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजन ने जानकारी देते हुए बताया कि एमपी में 6 बजे तक 71.72% मतदान हुआ। 2019 में 75.65% मतदान हुआ था। देवास में 74.86%, उज्जैन में 73.03%, मंदसौर में 74.50%, रतलाम में 72.86%, धार में 71.50%, इंदौर में 60.53%, खरगोन में 75.79%, खंडवा में 70.72% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इंदौर में पीठासीन अधिकारी को नोटा में वोट देने की अपील करने के दावे झूठ निकले हैं। फिगर तो आते आते रात के 10-11 बजेंगे। वर्तमान में जो वोटिंग परसेंटेज आया है अभी तक वो 71.72 है। कोई शिकायत आई है उसका परीक्षण किया गया, जिसको हटाने की कार्रवाई करनी थी वहाँ हटाया भी गया, और जहां ये पाया गया कि शिकायत गलत है या बहुत ज़्यादा उसमें तथ्य नहीं है, तो कर्मचारियों का मनोबल भी इम्पोर्टेंट है। अनावश्यक किसी की झूठी शिकायत पे जो आदमी 24 घंटे 48 घंटे से वहाँ काम कर रहा है, सिर्फ किसी के कहने पे हटा दिया जाए, ये भी उचित नहीं है। मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण के मतदान संपन्न हो गए और मतदान के दौरान लगातार नेताओं के वोट डालने की तस्वीरें भी सामने आई। खरगोन के पूर्व कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। रवि जोशी ने अपने परिवार के साथ खरगोन के BTI रोड स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया। इसी तरह कई नेताओं ने मतदान किया। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने मतदान समाप्त होने के बाद मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि चौथे फेज के मतदान में वोटिंग प्रतिशत की स्थिति अच्छी रही। VD शर्मा ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया। ये जो मतदान हुआ है बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो मध्य प्रदेश की जनता 29 की 29 सीटें जीत करके जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और आज तक के इतिहास का मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। रतलाम कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने IBC 24 से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि भाजपा प्रत्याशी और उनके पति ने क्षेत्र में भय का माहौल बनाकर रखा। इसी के साथ लोकसभा चुनाव पर और भी बहुत कुछ कहा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं कांतिलाल भूरिया, उनके बेटे विक्रांत भूरिया जी भी हैं। क्या कहेंगे, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है?
देखिए, आज तो मतदान का दिन है और जहाँ भी हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये जो कांतिलाल भूरिया जी का जो कार्यकाल रहा है, जो 45 साल की उनकी राजनीति थी, कहीं ना कहीं एक भी दाग उन पर नहीं था। और जो बीजेपी का उम्मीदवार हो उस पर उनके जो परिवार हैं इतने सारे दाग हैं। और जिस तरह की जो पूरी एक शीट हमने जारी करी थी और जिस तरह से लोगों को डराना धमकाना, एक माफिया राज उन्होंने पिछले दिनों रायपुर के टाटीबंध इलाके में लगी आग की जांच रिपोर्ट जांच समिति ने प्रबंधन को सौंप दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी की घटना में 50 करोड़ रुपए के नुकसान होने की बात कही गई। बिजली वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक R.K. शुक्ला ने बताया कि जांच रिपोर्ट उनके पास आ गई है। जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जांच रिपोर्ट आ गई है, अभी उसकी अध्ययन चल रहा है और उसका अध्ययन होने के बाद ही हम इसके कारणों और आगे जो कार्रवाई की जानी है उसके बारे में कुछ बोल पाएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, हम बताएंगे सब जो भी। लॉस का कुछ आकलन हो पाया कितना? लॉस लगभग 50 करोड़ के आसपास है। इस संबंध में हमें आशंका पूरी तरह से है कि ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, जिसका कोई जांच कमेटी ने खुलासा नहीं किया है। और मुझे संभावना ये है कि जांच के नाम पर ये शायद लिपापोती हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा ने 2024 के महामुकाबले में नए अंदाज में चुनाव लड़ा। 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा ने जहां नए चेहरों पर दांव आजमाया, तो वहीं हार से हताश कांग्रेस ने पुराने खिलाड़ियों को ही आजमाने का रणनीति उन्होंने तैयार की। अब तीनों चरणों के चुनाव के बाद सभी दिग्गज दूसरे राज्यों में प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के भविष्य और उनकी भूमिका पर भाजपा भी तंज कस रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक हो गई है, जनता दूर जा चुकी है कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। 4 जून के बाद आप ढूंढते रह जाएंगे कि है कहाँ कांग्रेस। आदरणीय हमारे अरुण साहू जी मुगालते में हैं और सत्ता के दम पे चुनाव लड़ने वाले लोग इस तरह का नर्गल बातें करते हैं तो वो शोभा नहीं देता। धरातल में रहे और इस बार देखेंगे कि विधानसभा का चुनाव जिस तरह था, लोकसभा का चुनाव उसके विपरीत हुआ है और इस बार हमारी अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भाजपा के मंत्रियों और विधायकों का भविष्य तय करेगा। जानकारी के अनुसार खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रदेश में तीनों चरणों की वोटिंग होने के बाद संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी मंत्रियों से अपने अपने क्षेत्र की स्थिति की जानकारी ली। सभी ने जीत का दावा किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां पर कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी मिलती है। कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी निष्ठा का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से होता ही है। समय आने पर इन सारी बातों का निर्णय पार्टी का जो सक्षम फोरम है वो तय करेगा। और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के रायबरेली दौरे पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, इसलिए रायबरेली जा रहे हैं। साव ने कहा रायबरेली की जनता राहुल गांधी को बेरंग लौटाएगी। मामले में पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री शिवडारिया ने कहा भाजपा के नेता भी उड़ीसा और अन्य राज्य में प्रचार करते हैं। पार्टी जिनको जिम्मेदारी देती है वो हमारे नेता प्रचार के लिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी इतने सीटों पर चुनाव लड़ रही है पर कांग्रेस के नेता कहीं जा रहे हैं तो केवल रायबरेली, और रायबरेली की जनता ने तो तय कर लिया है। रायबरेली की जनता हिसाब पूछ रही है कि वो सांसद निधि का पैसा सोनिया गांधी जी ने कहां लगाया। रायबरेली की जनता पूछ रही है। अब तो उन्हें आगे का रास्ता चुनना पड़ेगा। रायबरेली की जनता ने उन्हें बैरंग वापस करने का संकल्प ले लिया है। अरुण साहू जी मुगालते में हैं और सत्ता के दम पे चुनाव लड़ने वाले लोग इस तरह का नर्गल बातें करते हैं। भाजपा के लोग कहीं नहीं गए हैं क्या? पूरा उड़ीसा जाके वहाँ प्रचार कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाके प्रचार कर रहे हैं। तो पार्टी जिसको जहाँ जिम्मेदारी देती है वहाँ लोग जाते हैं। और रायबरेली गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जाना गए हैं, वो अच्छा काम करने के लिए गए हैं।
सालों से अधर में लटके इमलीपारा पुराना बस स्टैंड कनेक्टिंग रोड प्रोजेक्ट का रास्ता अब साफ हो गया। रोड निर्माण में अड़चन बनी 84 दुकानों को शिफ्ट कर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। स्मार्ट सिटी ने नए सड़क और कॉम्प्लेक्स का जो ड्राइंग डिजाइन वो तैयार कर लिया। इस प्रोजेक्ट से पुराना बस स्टैंड और मुख्य चौक में जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही सत्यम चौक से पुराना बस स्टैंड तक ट्रैफिक का दबाव भी कंट्रोल होगा। दरअसल 10 साल पहले निगम ने सत्यम चौक से इमलीपारा होते हुए पुराना बस स्टैंड तक 80 फीट चौड़े सड़क निर्माण का प्लान तैयार किया था। प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन पुराना बस स्टैंड के पास बनी 84 दुकानें इसके आड़े आ गई थी। अब कोर्ट के इस फैसले से रास्ता साफ हो गया। जो इमलीपारा रोड में और टेलीफोन एक्सचेंज रोड जो पुराना बस स्टेशन जाता है उसके लिए एक कनेक्टिंग रोड प्रॉपर वे में मिल जाएगा, तो एक बहुत ही ट्रैफिक के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहेगा शहर के लिए। और कुल 88 व्यापारी थे जिनको हमने उनको स्थायी रूप से मार्किंग किया है, जो वहाँ जाके व्यापार कर सकते हैं। बढ़ते आगे और अब बात एक ऐसी खबर की जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। बैकुंठपुर की इस खबर को कोई आस्था का नाम दे रहा तो किसी के लिए यह पूरा अंधविश्वास है, लेकिन सच्चाई क्या है यह आप खुद तय करिए। नाग को दूध पिलाने की इन तस्वीरों को भले ही आप अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन कोरिया जिले के चारपारा गांव के ग्रामीणों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। नाग को दूध पिलाने के लिए इन दिनों ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यूं तो नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाने की परंपरा रही है, लेकिन चारपारा गांव के इस नजारे की चर्चा हर ओर है। तालाब में 2 नाग देवता थे, अब एक नाग देवता का पता नहीं चल रहा है। एक नाग देवता अभी हैं और बहुत दूध राख से दिखने आते हैं इसको, और वहाँ से दूध भी पिलाते हैं, छू के प्रणाम करते हैं, तो पर ही किसी को परेशानी नहीं दे रहा है। ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। एक नाग तालाब में तैरता हुआ किनारे तक पहुँचता है और फिर ग्रामीण बड़ी आस्था से उसे दूध पिलाते हैं। पकड़ के रोड साइड घुमा रहा था, उसी की वजह से काट दिया। कितने दिन हो गए उनको काटने में? 3 दिन लगभग हो रहा है। इस नाग पर ग्रामीणों की आस्था गहरी होती जा रही है। बीते दिनों सांप के डसने से एक शख्स की मौत के बाद भी गांव वालों का विश्वास बरकरार है। आस्था को किसी तर्क से हराया नहीं जा सकता। ये तस्वीरें इसकी पुष्टि कर रही हैं। सतीश गुप्ता, IBC 24, बैकुंठपुर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।